उच्चारण के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8? कितने भेद होते हैं? ये होते हैं 5। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है स्पर्श, कंठ, ओष्ठ, दंत। तो ये हो जाएगा आपका दंत। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, क्षात्रज्ञ व्यंजन है लुंठित, उष्म, संयुक्त या उक्षिप्त। कैसे व्यंजन है? तो ये है संयुक्त। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सी सही हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, समृद्ध, अर्धसमृद्ध। तो उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, छात्र संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है आधा का सा से, आधा का सा, आधा का जा, आधा का सा। कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आधा का और सा, डी विकल्प के साथ हम चले जाएंगे। अगला, श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां हैं प्रश्नोत्तर, शास्त्रवाचन, भाषण, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, अनुनासिक व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 6ठा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 4था वर्ण या प्रत्येक वर्ग का 3रा वर्ण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। हम चले जाएंगे प्रत्येक वर्ग के 5वां वर्ण विकल्प ए के साथ। अगला, मात्रा एवं कालानुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 8 या फिर 9। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी। हम चले जाएंगे 3 प्रकार। अगला, अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है भौगोलिक प्रभाव, शारीरिक दोष, ध्वनि तंतु का ज्ञान कराना या हीन भावना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, भाषा की सबसे छोटी इकाई व्यंजन, शब्द, स्वर या वर्ण या ध्वनि। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वर्ण या ध्वनि। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, हो जाएगा आपका अयोगवा है, विसर्ग है, अल्प प्राण है, महाप्राण है या संयुक्त व्यंजन है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विसर्ग। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण है आ, अ, उ या उ। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अ। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, हो जाएगा आपका डा ढा वर्ण है उक्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या उष्म। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उक्षिप्त। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सौ का उच्चारण स्थान है ओठ, कंठ, तालु या दंत। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तालु। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, या वर्ण है उक्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या उष्म। तो ये आपका हो जाएगा या।
उक्षिप्त अंतस्थ संयुक्त या उस कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अंतस्थ या ला। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज, या, जा, या, ज्या और न्या। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जा और या। हम चले जाएंगे जा, ये हो जा प्लस या, ये हो जाएगा आपका। तो ये हम सही कर लेंगे, ये जा और या विकल्प हम चले जाएंगे बी के साथ। ये हो जाएगा आपका जा और या के। अगला वर्ग में आने वाले वर्ण है क, च, ट, क, घ, ग, घ, क, च, ख, क, ख, ब। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ब वर्ण का उच्चारण स्थान है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ओष्ठ। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 2, 3, 4 या 6। कितनी है? तो ये है 4। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? नहीं है बताना है। कौन सा महाप्राण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा क। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला मूल स्वर है, कौन सा है? ये आपका हो जाएगा आ, ई या उ, फिर आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, अंग, आह। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आ, ई, उ, री। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला किन वर्णों को अधस्वर कहा जाता है? य, व, र, ल, ड, ढ, या च, छ, ज, या हो ज। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? अधस्वर कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा या, व। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला निम्न अक्षर में महाप्राण कौन सा? क, च, ह, य। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ह। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। लिपियों के प्रकार हैं अल्फाबेटिक लिपि, अल्फा सिलेबिक लिपि, चित्रलिपि या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारी की सारी लिपियां। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला प्राचीन मिस्र लिपि है जापानी, प्राचीन मिस्र, चीनी या इब्रानी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्राचीन मिस्री। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला ये आपको हो जाएगा कांजी लिपि किस भाषा से की लिपि है? चीनी, भारतीय, जापानी या रूसी। तो किसकी लिपि है? ये है जापानी की। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला प्रतीकात्मक लिपि को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3, 5, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो इस 3 भागों में कर सकते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला देवनागरी लिपि किसका परिवर्तित रूप है? खरोष्ठी, गुप्त, गुरुमुखी या ब्रह्मी की। तो ये आई है ब्रह्मी का। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ।
संसार में यदि सर्वांगीण अक्षर है तो देवनागरी के हैं। यह कथन किसने कहा? पिटमैन, जॉन क्राइस्ट, विनोबा भावे, देवेंद्र कुमार शास्त्री। तो ये किसका स्टेटमेंट है? यह है पिटमैन का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, मात्रिक स्वर किन्हें कहते हैं? संवित स्वर, अर्ध संवित स्वर, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा दीर्घ स्वर। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, निम्न में से संयुक्त वर्ण नहीं है। छ, री, त्र, ज्ञ। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा री। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण से दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। कौन संबंधित नहीं है? शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अगला, वर्णमाला का आशय शब्दों के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 12, 15, फिर आपका हो जाएगा विकल्प सी 11 या 10। तो कितनी है? तो ये संख्या है 11। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50 या 48। तो कितनी मानी जाती है? ये मानी जाती है 52। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अस्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25, 24, 25, 33 या 51 है। कितनी है? तो ये है 25। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। कायर का विलोम है सासी, उत्साही, वीर या निडर। कौन सा हो जाएगा कायर का विलोम? तो ये हो जाएगा वीर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, उत्थान का विलोम हो जाएगा अनुत्थान, पतन, सात्यायन या पराभव। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा उत्थान का? तो उत्थान का हो जाएगा पतन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, सम्मुख, विपरीत या अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला हो जाएगा रवि का विलोम है मानव, चांद, सूरज या भानु। तो रवि का विलोम कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा चांद। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अमर का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। तो अमर का विलोम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मर्त्य। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, अब सगुन का विलोम है सगुन, पुण्य, पावन या शुभ। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सगुन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, अंतर्मुखी का विलोम जगतमुखी, बवार,
चतुर्मुखी या बहिर्मुखी, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बहिर्मुखी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। प्रच्छन्न का विलोम प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, गौण, अप्रतिबद्ध, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न का ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला अपचय का विलोम, उपचय का विलोम, अपचय, रोपण, अनुर्वर, अवनत, अपचय का विलोम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपचय का विलोम अपचय हो जाएगा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला अर्जन का विलोम अर्जित, वर्जन, अनत, अमृत, अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वर्जन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला विरोध शब्द का विलोम सहमत, सहायता, समर्थन, अनुरोध, तो विरोध का क्या हो जाएगा? विरोध का हो जाएगा समर्थन। हम चले जाएंगे सी के साथ। अगला आनंद का विलोम है विष, विषाद, अवन, अर्पण, कौन सा सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका विषाद। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला नूतन का विलोम पुरान, पुराना, नवीन, पुरातन या प्राचीन, तो नूतन का क्या हो जाएगा? नूतन का हो जाएगा आपका पुरातन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। कृतज्ञ का विलोम शब्द है आकर्षक, कर्ता, करणीय, कृतज्ञ, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कृतज्ञ का कृतज्ञ। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला कृष शब्द का विलोम है दृढ़, कठोर, स्थूल या मजबूत, तो कृष का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका स्थूल। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, अस्थावर, स्थिर या पूर्ण, तो जंगम का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका अस्थावर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। निम्न में उद्धरण अवतरण चिन्ह है, चिन्ह देख लीजिए। पहला वाला हो जाएगा आपका ए, बिंदी है, और ये हो जाएगा। बी वाला आपका क्वेश्चन मार्क है। सी वाला आप देख लीजिए, ये कुछ ऐसे है, ये, और डी आपका हो जाएगा। तो इसमें उद्धरण अवतरण चिन्ह कौन सा है? ये हो जाएगा आपका विकल्प सी। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला दिल्ली चलो में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? कौन सा हुआ है? तो ये आपका डबल है, तो कौन सा हुआ है आपका? गहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, अल्प विराम या आध विराम, तो इसमें लगा है दोहरा उद्धरण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला निदेशक चिन्ह को अंग्रेजी में कहते हैं डैश, कॉलम, हैश या इनमें से कोई नहीं, तो निदेशक को क्या कहते हैं? डैश। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। संयुक्त शब्दों तथा समास में प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह, अर्धविराम, पूर्ण विराम या ये सभी, क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला
लेख या कविता का शीर्षक लिखते समय कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? दोहरा उद्धरण, इकहरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। लेख या कविता में इकहरा का प्रयोग किया जाता है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। इतश्री चिन्ह का प्रयोग करते हैं अध्याय की समाप्ति, लेख की समाप्ति, रचना की समाप्ति, उपरोक्त सभी में प्रयोग करते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। देव प्लस इन बराबर देवेंद्र में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? समता, इतसी, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक। तो किसका प्रयोग हुआ? यह प्रयोग हुआ समता का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। लद गई आम्र तरु की डाली, उठी कोकिला मतवाली, इस पंक्ति में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? पूर्ण विराम, अर्धविराम, इकहरा, उद्धरण या यह सभी। तो किसका प्रयोग किया गया है? इकहरा उद्धरण। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 10, 15, 16 या 11। कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 16। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता आदि भाव को प्रकट करना हो तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विस्मयाद, उद्धरण, संबोधन, आश्चर्य चिन्ह या ये सभी। कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये सभी प्रयुक्त होते हैं, विस्मयाद भी, संबोधन, आश्चर्य। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं? योग चिन्ह, समता चिन्ह, इतश्री चिन्ह या फिर आपका कोष्टक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जब रचना का अंत होगा तो वहाँ पे लाते हैं हम इतश्री। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला प्रश्नवाचक चिन्ह है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा हो जाएगा विकल्प? तो ये हो जाएगा आपका पहला। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। निम्न में लेखन की विधियां हैं अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, विश्लेषण विधियां, उपरोक्त सभी। तो ये सारी विधियां हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये आपका डी सही हो जाएगा। अगला, सुडौल तथा आकर्षक लेखन के लिए आवश्यक है सुलेख, अनुलेख, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों आवश्यक है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सुतलेख का देखकर लिखना, सुनकर लिखना, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सुतलेख में हम क्या करते हैं? हम सुनकर लिखते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में सुंदर लेख के गुण है अनुपात, शिरोरेखा, मात्रा प्रयोग, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारे के सारे सही हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला, वचन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय, शुद्ध उच्चार, लिपि संबंधी ज्ञान, लिखित भाषा संशोधन या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारे के सारे अशुद्धियाँ दूर करने के उपाय हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। वर्णों के बीच कितनी पाई की दूरी होनी चाहिए? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इनमें से कोई नहीं। कितनी होनी चाहिए? 1 पाई। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अनुच्छेद की नवीन पंक्ति को कितना स्थान छोड़कर लिखना चाहिए? 10 से 12, 5 से 6, 10 से 8 से 10 या 11 से 12, 10 से 11।
तो कितना 10 से 12, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। लिपि प्रतीक है अनुस्वर, विसर्ग, हलंत, ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ये सभी, हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, लेखन शिक्षण में लिपि का अर्थ है रेखाओं चित्रों द्वारा विचार व्यक्त करना, भाव विचारों द्वारा व्यक्त करना, भाव विचारों द्वारा व्यक्त करना, लिखावट रेखाएं खींचना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रेखाओं चित्रों द्वारा विचार व्यक्त करना, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, लिखना लिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र है। यह कथन किसका है? गांधी जी का, मॉन्टेस्क्यू, पेस्टलोजी या जैक टॉड का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये गांधी जी का कथन है, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, गांधी जी। अगला, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेख, शीघ्र लेखन, देख कर लिखना है, सुलेख शब्द लिखना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सुंदर लेखन से संबंधित है, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, अशुद्ध वतनी वाला शब्द है अति उत्तम, अभ्युदय, अत्यधिक, अन्वय। इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अत्याधिक, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शुद्ध वतनी वाला शब्द है श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है आपका श्रृंगार, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शुद्ध वतनी वाला शब्द है कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी या कुमदुनी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कुमुदनी। कुमु, ये आपका हो जाएगा कुमुदनी, विकल्प सी, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, कलम पकड़ने की सही विधि है पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, पहली उंगली अंगूठे के सहारे से पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम रखकर अंगूठे से दबाना, इनमें से कोई नहीं। तो पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम पकड़कर अंगूठे से उसको दबाना, ये सी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला, इनमें भाषाई कौशल नहीं है पठन, गद्य, लेखन या वाचन। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका गद्य, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, इनमें में से कौन सा शुद्ध शब्द है वानर, पट, छेद या मिष्ठान। कौन सा है? तो वानर, ये क्या है? शुद्ध है, हम चले जाएंगे ए के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।